दोस्तों और टूल्स के बारे में जानते हैं प्रोक्योरमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। लेट्स सी। दोस्तों, जो सेलर है हमारा उसके साथ नेगोशिएशन क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव होता है क्या, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होता है एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, एक रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना जो बायर और सेलर के बीच में होता है, और एक प्राइस ऑब्टेन करना उससे जो कि रीजनेबल है और फेयर है। सो नेगोशिएशन करने के ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। जनरली जो है जो हमारा प्रोक्योरमेंट मैनेजर होता है वो नेगोशिएशन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता है नेगोशिएशंस में। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो बायर पार्टी और सेलर पार्टी जो है उन दोनों की तरफ से जो है नेगोशिएशन में होना चाहिए। मतलब जो बायर पार्टी का प्रोजेक्ट मैनेजर है और जो सेलर पार्टी का प्रोजेक्ट मैनेजर है वो दोनों नेगोशिएशंस के प्रोसेस में होने चाहिए, बिकॉज जो काम है, जो वर्क है, उन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उन्हीं लोगों को है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी इशू हो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड या टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड, तो उसके लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए उसे प्रेजेंट होना ज़रूरी है नेगोशिएशन के प्रोसेस में। और उसको इंश्योर करना पड़ता है कि जो काम है और जो स्कोप है वो क्लियर हो दोनों साइड से, बायर साइड से भी और सेलर साइड से भी, ताकि जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट हो सके। कि जो हमारे प्रोजेक्ट से जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें क्या अचीव करना है प्रोजेक्ट के द्वारा, वो उसमें जो है पूरा स्कोप में क्लियरली डिफाइंड हो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो। दोस्तों, नेगोशिएशन के दौरान जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जिस पे नेगोशिएट किया जाता है वो है स्कोप। क्योंकि जो बायर है उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है प्रोजेक्ट के द्वारा और उसको काम करवाना है जो कि उसका मेन कंसर्न है। ठीक है दोस्तों। सो स्कोप जो है वो इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल इतना इम्पोर्टेंट, सॉरी, प्राइस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू स्कोप ऑफ वर्क। तो जैसे ही नेगोशिएशन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो जो भी सेलर सेलेक्ट हुआ है उसको प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है दोस्तों? प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, नेगोशिएशंस किन सिचुएशंस में जो है ज़रूरी होते हैं? तो मान लो कोई चेंज करना है, चेंज ऑर्डर जनरेट हुआ है और हमें कॉन्ट्रैक्ट में जो है किसी पार्ट में जो है कोई चेंज लाना है, तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में तो नेगोशिएशन किया जाता है उसके लिए। नेगोशिएशन ज़्यादातर जो है हमारा कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए किया जाता है या टाइम एंड मटेरियल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए किया जाता है। कॉस्ट रिम्बर्सिबल हमने पढ़ा है जिसमें एक कॉस्ट होती है और एक फ़ी होती है। तो या कॉस्ट होती है और अवार्ड फ़ी होती है या इंसेंटिव फ़ी होती है, उसको कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और हमारा जो टाइम एंड मटेरियल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसमें भी जो छोटे काम हम करवाते हैं कम ड्यूरेशन के, उनमें भी नेगोशिएशन करना पड़ता है। क्योंकि जो स्कोप है, स्कोप ऑफ वर्क है कि क्या काम करना है, और जो प्राइस है वो नेगोशिएट करना पड़ता है उसमें। लेकिन जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें नेगोशिएशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें स्कोप क्लियर होता है पहले से और उसमें प्राइस भी जो है एक फिक्स प्राइस होता है। तो जो सेलर जो भी सेलर जो है वो हमें हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है उसके लिए जो है लीस्ट प्राइस देता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा कि मैनेज कैसे किया जाता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, लेकिन अब देखेंगे कि हमारा जो कंट्रोल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है चीज़ों पे।
जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है हमारा सेलर के साथ एज अ बायर, उसको मैनेज किया जाता है कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स में। और उसके अलावा जो है हम इंश्योर करते हैं कि जो भी सब कुछ टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं वो दोनों पार्टीज उसको जो है परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है दोस्तों। सो प्रोजेक्ट मैनेजर किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है ये देखते हैं ज़रा, कंट्रोल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। सो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अ, जो पेमेंट्स होती हैं सेलर की उनको ऑथराइज करता है, उनके इनवॉइसेस जो होते हैं उनको रिव्यू करता है। फिर जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कॉस्ट हो गया, स्केड्यूल हो गया, स्कोप हो गया, उनको मॉनिटर करता है। प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो कॉस्ट, स्केड्यूल और स्कोप है उसको देन ऑडिट करता है, इंस्पेक्शन करता है सेलर के जो प्रोसेसेस हैं उसकी, उसके जो डिलीवरेबल्स हैं उनको भी ऑडिट करता है, इंस्पेक्ट करता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि ये देखना कि कौन सी चीज़ जो हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट में है और कौन सी है जो नहीं हो रही, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। सो वो चीज़ भी वेरीफाई करना जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग्स करता है सेलर के साथ, सेलर की टीम के लिए बेसिकली। और उसके साथ उसके अलावा जो है चेंजेस जो होते हैं उनको मैनेज करता है, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड चेंजेस जो होते हैं। देन वो जो है वो दोनों पार्टीज़, जैसे बायर है और सेलर है, दोनों पार्टीज़ की परफॉर्मेंस को जो है रिपोर्ट करता है। सो ये सब काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोक्योरमेंट कंट्रोल करने के लिए। सो जो कंट्रोल प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है उससे हमें वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन मिलेगी, पर जो कि वर्क रिलेटेड परफॉर्मेंस हुई है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी और चेंज रिक्वेस्ट मिलेंगी। दोस्तों अब जानेंगे टूल्स और टेक्निक्स जो हैं जो यूज़ होती हैं कंट्रोल करने के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को। सो दोस्तों सबसे पहले आता है क्लेम्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्लेम्स मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें सेलर को बायर की तरफ से कुछ हर्ट किया जाता है, और सेलर जो है उसके लिए कंपनसेशन की डिमांड करता है। मतलब हमारा जो बायर उसने ऐसा कुछ कर किया है जिससे जो है सेलर हर्ट हुआ है और उसके लिए जो है कंपनसेशन डिमांड की जाती है, तो उसको कहते हैं क्लेम। और क्लेम जो है वो कैसे मैनेज होता है, वो थ्रू होता है कॉन्ट्रैक्ट चेंज कंट्रोल सिस्टम जो होता है हमारा, उसके थ्रू होता है। और ये जो है ये सॉल्व करना चाहिए वाया नेगोशिएशन, नेगोशिएट करके जो है इसको रिजॉल्व करना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे कंस्ट्रक्टिव चेंजेस होते हैं। कंस्ट्रक्टिव चेंजेस मतलब जो बायर है उसने टाइम से रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसने टाइम से रिव्यू नहीं किया डिलीवरेबल्स को, तो उसमें जो है स्केड्यूल जो है डिले हो गया। सो उस केस में जो है जो चेंजेस आते हैं, ठीक है दोस्तों, उस केस में जो चेंजेस आते हैं उनको कंस्ट्रक्टिव चेंजेस बोलते हैं। जब बायर जो है वो ऑब्स्टेकल बन रहा है एक तरह से सेलर के काम में, ठीक है, सेलर का जो काम है उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, सो बायर इज एक्टिंग एज अ ऑब्स्टेकल, सो उसको कंस्ट्रक्टिव चेंज बोलते हैं। जो भी चेंजेस ऑकर होते हैं इस वजह से उनको कंस्ट्रक्टिव चेंजेस बोलते हैं। तो इसमें भी सेलर जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है बायर से। सो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि एक सिस्टम का यूज़ कर रहे थे, कोई भी चेंज आता है तो उसके लिए चेंज ऑर्डर जनरेट होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट चेंज कंट्रोल सिस्टम में। तो हमारा जो कंट्रोल चेंज सिस्टम जो है वो बेसिकली चेंजेस को, प्रोक्योरमेंट्स में जो चेंजेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। और चेंजेस जो होते हैं वो हैंडल किए जाते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल सिस्टम, PICC भी बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल सिस्टम। और इस सिस्टम पे जो है हमारे चेंजेस रिक्वेस्ट किए जा सकते हैं किसी भी टाइम और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के दौरान PICC पर। सो दोस्तों इस सिस्टम में क्या होता है, PICC सिस्टम में फॉर्म्स होंगे, प्रोसेसेस होंगे, प्रोसीजर्स होंगे,
ये सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं। इसके अलावा जब कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करने की बात आती है, सॉरी चेंजेस मैनेज करने की बात आती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को, रिपोर्ट्स को, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लीगल बाइंडिंग होता है, लीगली बाइंडिंग होता है। दोनों तरफ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई भी इशू है उससे डील करने के लिए। दोस्तों जब ये कंफर्म कर दिया जाता है, सर्टिफाई कर दिया जाता है कि जो हमारा सेलर है उसने जो काम है वो कर दिया है सेटिस्फैक्ट्री मैनर में, तो उसके बाद जो है पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है बेसिकली इनवॉइसेस प्रोसेस करने के लिए और पेमेंट्स डिसेमिनेट करने के लिए। इसमें जो है इनवॉइसेस ट्रैक किए जाते हैं पेमेंट सिस्टम में और पेमेंट्स की जाती हैं, पेमेंट्स प्रोसेस की जाती हैं आफ्टर लाइक गेटिंग द ऑथराइजेशन फ्रॉम द ऑथराइज पर्सन। दोस्तों जो हमारा सेलर है उसका परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है, या जो प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू भी कहते हैं उसको। तो उसमें जो है हम सेलर की परफॉर्मेंस को जो है वो रिव्यू करते हैं ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कि सेलर कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसमें ये चेक किया जाता है कि जो काम कर रहा है सेलर वो एज पर रिक्वायरमेंट हुआ है कि नहीं। इसमें रिव्यू किया जाता है, मेज़र किया जाता है सेलर की परफॉर्मेंस को कि वो कितना बढ़िया तरीके से जो है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है और हमारे जो गोल्स हैं स्कोप से रिलेटेड और कॉस्ट से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, उनको कैसे फुलफ़िल कर रहा है। और परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग होता है दोस्तों अपनी मैनेजमेंट को और स्टेक होल्डर्स को सेलर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना। ठीक है दोस्तों, कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने पूरे किए हैं, कितने मीट किए हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को और स्टेक होल्डर्स को देना इज कॉल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। दोस्तों परफॉर्मेंस रिव्यू में और परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है। परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम इवेल्युएट कर रहे हैं सेलर की परफॉर्मेंस को, है ना, टू अचीव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो है हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है रिव्यू कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग जो है वो बेसिकली जो है वो अपडेट दे रहे हैं मैनेजमेंट को सेलर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो वो अपडेट देना हो गया और वो जस्ट इवेलुएट करना हो गया परफॉर्मेंस को। दोस्तों एक बार डिफरेंस देख लेते हैं इंस्पेक्शन में और ऑडिट में। इंस्पेक्शन होती है जो हमारा प्रोडक्ट है, डिलीवरेबल है, मतलब वो मीट कर रहा है अपनी रिक्वायरमेंट और स्पेक्स को कि नहीं, वो चेक करना, वो वेरीफाई करना, वैलिडेट करना। और ऑडिट जो होता है वो होता है कि सप्लायर जो है वो बेसिकली जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो राइट प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है डिलीवरेबल्स बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंस है दोनों में, इंस्पेक्शन में और ऑडिट में। दोनों कंडक्ट किए जाते हैं टू चेक एंड वेरीफाई द कंप्लायंस ऑफ द डिलीवरेबल एंड वर्क प्रोसेसेस। तो दोनों को यूज़ किया जाता है, कंप्लायंट कितने कंप्लायंट है हमारे डिलीवरेबल और कितने कंप्लायंट हमारे वर्क प्रोसेसेस, उनको चेक करने के लिए। आगे पढ़ते हैं रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको ठीक से डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है और उसको हम रखते हैं रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम में। और उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स जो है रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम आरएमएस में रखे जाते हैं। और रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ईमेल्स, रिपोर्ट्स, पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कितना पेमेंट हुआ है, कितना पेमेंट करना है, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, सब कुछ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। दोस्तों अब बात करते हैं जो हमारा प्रोक्योरमेंट मैनेजर है और प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जब, तो उस सिचुएशन में क्या होता है। जो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि इंचार्ज कौन है
प्रोक्योरमेंट्स का, वो है प्रोक्योरमेंट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता है। प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पास ही अथॉरिटी होती है कोई भी चेंज करने की कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी चेंज करना, उसकी अथॉरिटी किसके पास है दोस्तों? प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पास। सो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है अर्जेंट कोई चेंज करना चाहता हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बेसिकली जैसे मान लो वर्क सीक्वेंस वो चेंज करना चाहता है, आगे पीछे करना चाहता है, बेस्ड ऑन सम लाइक रिसर्च दैट ही हैज़ डन। ठीक है दोस्तों। तो या फिर मान लो वो स्केड्यूल से रिलेटेड कोई चेंजेस करना चाहता है, उसको उसके पास कोई अपडेट आया है और वो स्केड्यूल के साथ कोई स्केड्यूल रिलेटेड कोई चेंज करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट में अर्जेंटली, तो क्या वो कर सकता है ये चेंजेस? सो इसका आंसर है नहीं। ही कैन नॉट मेक दोज चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए उसको प्रोक्योरमेंट मैनेजर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो है वो अगर कंपनी में है तो उसकी लाइक ही हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी, उसके पास ही पावर होती है जब हम बात करें प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करने की। जैसे मैं जब एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ टीम लीड काम करता था, तो वहाँ पे देयर वाज अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो कि सब इन्वॉइसेस को प्रोसेस प्रोसेस करती थी और परफॉर्मेंस रिव्यूज़ भी वही करती थी, और सारी चीज़ें जो सेलर की होती थी, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड रिन्यूअल्स, और जो एजेंसीज है उनसे, थर्ड पार्टी जो हमें सपोर्ट करते थे वेंडर, उनसे रिलेटेड जो भी काम होता था वो सारा जो है प्रोक्योरमेंट मैनेजर करती थी। बस वो अपडेट जो है हमें जस्ट अपडेट करती थी चीज़ों के लिए, और अगर हमें वर्क रिलेटेड कुछ वेरिफिकेशन चाहिए होता था उसको तो हमसे लेती थी, मुझसे लेती थी। सो एक तरह से ये एग्जांपल है बेसिकली जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट की होती है। उसमें जो लिखा गया है, कंटेंट लिखा गया है, रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं, वो फुलफ़िल होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मान लो कोई पहले से कोई डिस्कशन हो रखी है, या कोई ईमेल कन्वर्सेशन हो रही है, या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले जो है काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। सो जो हमारा सेलर है वो ऑब्लिगेटेड नहीं है उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही चीज़ें फुलफ़िल करने के लिए वो ऑब्लिगेटेड है। सो इस तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो दोस्तों, प्रोक्योरमेंट क्लोज करने का प्रोसेस आ गया, क्लोज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। सो इसमें जो है हमारे डिलीवरेबल्स और काम जो भी सप्लायर ने किया है वो इंश्योर किया जाता है कि वो पूरा हो गया है और एक्सेप्ट की लाइक हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया एज अ बायर। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़, जो भी क्लेम्स डाले थे एजेंसी ने, जो भी क्लेम्स डाले थे सेलर ने रिलेटेड टू लाइक डैमेज हैपन टू देम, सो चाहे वो स्केड्यूल रिलेटेड डैमेज हो, लाइक उनका जो हमारा सेलर बायर है उसने रिस्पॉन्ड ना किया हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जिससे जो है उसको लगता हो कि भाई हमारा कॉस्ट या उसमें बढ़ोतरी हुई है। सो जो भी क्लेम्स उसने किए थे वो सारे फाइनलाइज किए जाते हैं क्लोजिंग के दौरान, और एक ऑफिशियल नोटिस भेज दिया जाता है सेलर को कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है बायर द्वारा। सो बायर भेजता है लाइक हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया है, सो वी कैन क्लोज द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस नाउ। ठीक है दोस्तों। सो कब क्लोज करना होता है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दो सिचुएशन में जो है प्रोक्योरमेंट क्लोज होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी थी वो सारी फुलफिल हो गई, वेरीफाई हो गई, वैलिडेट हो गई। ठीक है दोस्तों। सारे डिलीवरेबल जो हैं वो सप्लायर ने दे दिए हैं और वैलिडेट हो गए हैं, कंफर्म हो गए हैं, एक्सेप्ट करे जा चुके हैं। उस केस में प्रोक्योरमेंट क्लोज हो सकता है। और दूसरी कंडीशन है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। जब वर्क या डिलीवरेबल्स कंप्लीट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को किसी रीज़न की वजह से टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उस केस में भी प्रोक्योरमेंट क्लोज हो जाता है। सो दोस्तों, एक कंडीशन होती है टर्मिनेशन की फॉर कन्वीनियंस। मीन्स हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है
इससे पहले कि काम पूरा हो, मतलब काम पूरा होने से पहले जो है बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है। और उस केस में क्या है, बायर नहीं चाहता कि आगे काम हो, और वो प्रोजेक्ट जो है वो लाइक मतलब उसका मीनिंग नहीं है आगे काम करने का। सो द प्रोजेक्ट इज नॉट meant to बी डन फर्दर। सो ऐसी कंडीशंस आ जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में जो है सेलर को जो है पेमेंट पूरा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसके लिए पेमेंट किया जाता है उसको, और जो भी वर्क कंप्लीट हो चुका है उसके लिए भी पेमेंट किया जाता है। टर्मिनेशन के लिए फॉर कन्वीनियंस एक होता है टर्मिनेशन फॉर डिफॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो टर्मिनेशन फॉर डिफॉल्ट में सेलर को जो है जो कंप्लीट काम जो कंप्लीट है उसके लिए जो काम कंप्लीट हो गया उसके लिए पे कर दिया जाता है। बट जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसके लिए जो है उसको पे नहीं किया जाता, उसको कहते हैं टर्मिनेशन फॉर डिफॉल्ट। तो ये दोनों टर्म्स जो है याद रखने वाली है, टर्मिनेशन फॉर डिफॉल्ट और टर्मिनेशन फॉर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस जहाँ आ जाता है हम पूरी पेमेंट करते हैं, और डिफॉल्ट जहाँ आ जाता है वहाँ पे सिर्फ किए गए काम की पेमेंट करते हैं। सो दोस्तों, क्लोज प्रोक्योरमेंट और क्लोज फेस में और क्लोज प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है। क्लोज प्रोक्योरमेंट जो है वो मतलब प्रोक्योरमेंट्स जो है वो कई हो सकते हैं। जब हम कई जगह आउटसोर्स कर रखा है हमने काम, डेवलपमेंट टीम को, डेवऑप्स टीम को, जो हमारी डिज़ाइन टीम है उनको, डेवलपर्स को, सो कई जगह जो है हमने आउटसोर्स कर रखा है काम। कई प्रोक्योरमेंट्स हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उस केस में जो है प्रोजेक्ट को क्लोज करने से पहले हमें सारी प्रोक्योरमेंट्स क्लोज करनी पड़ती हैं। सिंगल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। सो इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट को क्लोज करें सारी प्रोक्योरमेंट्स क्लोज होनी चाहिए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्लोज फेस जो होता है, एक प्रोजेक्ट में जो है मल्टीपल फेस हो सकते हैं, जैसे इनिशिएशन फेस हो गया, डिज़ाइन फेस हो गया, टेस्टिंग क्लोज फेस हो गया। सो ये सारे फेसेस होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। सो एक प्रोसेस होता है जिसमें सारे फेसेस को जो है क्लोज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्लोज फेस बोलते हैं। अगर हमारे प्रोजेक्ट में एक सिंगल फेस भी है तो उसको भी क्लोज करना जरूरी है प्रोजेक्ट को क्लोज करने से पहले। सो प्रोजेक्ट क्लोज कब होता है, या तो एक ही फेस है उसके बाद जो हमें प्रोजेक्ट उसको एक ही फेस के बाद जो है प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, दूसरा इंस्टांस होता है जहाँ पे बहुत सारे फेस होते हैं, तो सारे फेस क्लोजेज होने के बाद जो है प्रोजेक्ट एज अ होल जो है उसको एंड कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। सो दोस्तों, प्रोक्योरमेंट क्लोजर के टाइम पे ना कुछ टास्क होते हैं, तो वो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहला तो होता है प्रोडक्ट वैलिडेशन, मतलब वैलिडेशन करना कि इंश्योर करना कि सारा काम जो प्रोडक्ट को बनाने में लिस्ट किया गया था वो कंप्लीट हो गया है एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है। सारी रिक्वायरमेंट चेक की जाती हैं, फिर उनको जो अभी काम किया गया उसको वैलिडेट किया जाता है उनके अगेंस्ट, और इंश्योर किया जाता है कि जो सारा काम है टू क्रिएट द वर्क इज कंप्लीटेड। उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन इसका इसका मतलब है, इस कार्य का मतलब है जो भी क्लेम्स हैं, जो भी इनवॉइसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो सारे जो हैं सेटल कर दिए गए हैं नेगोशिएशन द्वारा। ठीक है दोस्तों, इनवॉइस और क्लेम्स जो हैं वो सेटल कर दिए गए हैं। फाइनल क्लोजर जो होता है वो तब होता है जब फाइनल पेमेंट दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और कॉस्ट रिलेटेड जो रिकॉर्ड होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट ऑडिट। तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो है वो करता है प्रोक्योरमेंट ऑडिट, और उसमें जो बेसिकली वो क्या करता है, वो रिव्यू करता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है जो रिव्यू करता है कि प्रोक्योरमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसा गया, और इसको हम आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लेसन्स लर्न जो है उनको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेसन्स लर्न रिगार्डिंग द नेगोशिएशन हो सकता है, बिडिंग प्रोसेस हो सकता है, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया उसके बारे में हो सकता है लेसन लर्न।
सो एफर्ट होता है बेसिकली लर्न करने का कि हाउ कैन ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस बी इम्प्रूव्ड इन द फ्यूचर। ये सारे प्रोसेस जो बिडिंग का प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन बनाने का प्रोसेस है, नेगोशिएशन करने का प्रोसेस है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये सब कुछ किया जाता है प्रोक्योरमेंट ऑडिट में। तो दोस्तों जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे अपडेट किए जाते हैं, फाइनल इन्फॉर्मेशन जो भी रिसीव होती है उसको जो है अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो प्रोक्योरमेंट की परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसको एक फाइनल रिपोर्ट में कन्वर्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं फाइनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है उससे एक रिपोर्ट बन के आती है जिसको फाइनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बोलते हैं। तो बेसिकली प्रोक्योरमेंट की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर उसके बाद लेसन्स लर्नड। ठीक है दोस्तों। लेसन्स लर्नड होता है कि इसमें जो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। उसमें सेलर से भी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, मैनेजर्स जो प्रोक्योरमेंट हैंडल कर रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है दोस्तों। चाहे वो बायर की साइड से हो चाहे वो सेलर की साइड से हो, तो लेसन लर्न की इन्फॉर्मेशन ली जाती है सबसे। और इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि कौन सी चीज़ें जो राइट हुई हैं, कौन सी चीज़ें जो है रॉन्ग हुई हैं, और आगे जो है कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है प्रोसेसेस को लेके। ठीक है दोस्तों। जो प्रोक्योरमेंट ऑडिट होती है उससे लेसन्स लर्न क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस एसेट्स हैं उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन जो है लेसन लर्न की ऐड कर दी जाती है फॉर फ्यूचर यूज़। किस में डाल दी जाती है? ओपीएज में, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में, ताकि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए इसको रेफर किया जा सके। सो लास्ट में दोस्तों प्रोक्योरमेंट फाइल बनती है जिसमें सारे के सारे फाइल्स और रिकॉर्ड्स होते हैं रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एक सिंगल फाइल में। जैसे कि मान लो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डाल दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ईमेल्स की कॉपी डाल दी जाती है, इनवॉइसेस डाल दिए जाते हैं, रिसीप्ट्स डाल दी जाती हैं, रिपोर्ट्स डाल दी जाती हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जैसे एग्जांपल, लेसन्स लर्नड का डॉक्यूमेंट डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और चेंजेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डाल दी जाती है, जो जो चेंजेस चेंज ऑर्डर्स आए हैं, जो चेंजेस रिक्वेस्ट हुए थे वो सारे इसमें डाल दिए जाते हैं। सो लास्ट में जो हमारा होता है प्रोक्योरमेंट क्लोजर में, वो होता है फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द बायर और फिर क्लोजर। तो बायर जो होता है वो एक्सेप्टेंस देता है सेलर को, स्टेट करता है कि जो प्रोडक्ट्स और डिलीवरेबल्स हैं वो सारे रिसीव हो गए हैं विद सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अस, फ्रॉम द सेलर। ठीक है। जो सेलर है वो सेटिस्फाइड है, मतलब उसको जो कंपनसेशन मिला उससे, और जो प्रोडक्ट्स और डिलीवरेबल्स हैं वो हमें मिल गए हैं। तो बायर जो है मतलब एक्सेप्टेंस भेज देता है, और भेजने के बाद जो है प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है इस पॉइंट पे जो है क्लोज हो जाता है। सो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है वो समाप्त होता है। और आप लोगों का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। आपने बड़े ही पीसफुल तरीके से जो है, बहुत ही एंगेजिंग तरीके से जो है इस पॉडकास्ट को सुना और यहाँ तक पहुँचे लास्ट तक। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए स्टे ट्यून्ड। सो हम बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं, साथ में सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।